अगर आपका स्किन ऐसे ही अच्छा है, नेचुरल वे में अच्छा है, तो आप कुछ भी ना लगाएं कि नॉन कॉमेडोजेनिक, यानी कि ऐसा जो मॉइस्चराइजर जिसमें कि एक्नी होने का चांस, उससे विंटर में लोशन नहीं लगाएं, आप हमेशा क्रीम लगाएं। अगर आप धूप में ज्यादा जा रहे हैं, बाहरी काम ज्यादा कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पे कि आपके सामने कंप्यूटर सिस्टम है, लैपटॉप है, मोबाइल है, एलईडी ट्यूब बल्ब, ऐसे आप शोरूम में काम कर रहे हैं, तो आपको सनस्क्रीन मस्ट है। तो ये जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, ये एसपीएफ 15 से शुरू होता है, एसपीएफ 15, 15 और एसपीएफ 100 तक आपको मिल जाता है। बट मेरी मानिए, बैठे बैठे अब तो मुझे मेकअप करने की जरूरत नहीं है, चेहरा गुलाबी लग रहा है, ये एक खतरे की घंटी है। नमस्कार, वॉच न्यूज के हेल्थ टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्किन केयर के ऊपर और हमारे साथ स्किन स्पेशलिस्ट मौजूद है पटना के स्किन एज के डॉक्टर विकास शंकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, स्किन केयर बहुत बड़ा अपने आप में ही एक सवाल है कि स्किन केयर कैसे किया जाए। सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा। आपका बहुत अच्छा सवाल है, और मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि स्किन जो हमारा है जी। वो जो हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है। जैसे हार्ट होते हैं, लंग होते हैं, किडनी होती है, वैसे स्किन भी एक ऑर्गन है, और ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। और अगर हम अपने लार्जेस्ट ऑर्गन का जितना ध्यान रखेंगे, हम उतना ही स्वस्थ रहेंगे। आपका सवाल जो है कि हम कैसे अपने स्किन को स्वस्थ रख सकते हैं, आज के मौजूदा माहौल में अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज कर लें, डेली केयर करें, तो हम अपनी स्किन को बहुत ही अच्छे से उसको हम स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे उठ करके अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना, डेली हाइजीन मेंटेन करना, अच्छे खाने खाना, डाइट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जैसे उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स हो जाती हैं, फ्रूट्स हो जाते हैं, और एडिक्वेट वाटर लेना। इसके अलावा हम अगर एक्सरसाइज को इसमें और जोड़ देते हैं, तो और भी हमारी जब सर्कुलेशन बढ़ती है तो स्किन और भी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा अगर हम मेरी स्किन किसी चीज से सेंसिटिव है, मान लीजिए कि अल्ट्रावायलेट लाइट से सेंसिटिव है, तो हम एक सनस्क्रीन लगा सकते हैं। अगर ड्राई स्किन है तो हम मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। और अगर कोई और अन्य कोई दिक्कत है तो हम उसके लिए कुछ दवाई लगाएं। बट मैं दर्शकों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि अगर आपका स्किन ऐसे ही अच्छा है, नेचुरल वे में अच्छा है, तो आप कुछ भी ना लगाएं, क्योंकि आप जैसे भी कुछ लगाएंगे, चाहे वो क्रीम हो, सिरम हो, वो सब केमिकल है और आपके स्किन को बहुत सेंसिटिव कर देंगे। तो आप जो अपने स्किन का नेचुरलपन है वो आप खो देंगे। तो आपके स्किन का जो नेचुरल जो स्किन को नेचुरल, फ्लॉलेस और तरोताजा रखने का सबसे बड़ा मूल है कि आप हरी साग सब्जियां खाएं, फल खाएं, धूप में अनायास नहीं जाएं, पानी पीते रहें और एक्सरसाइज करें। अगर इस मूल मंत्र पे आप काम करते हैं तो आपका स्किन बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि जितने हमारे मॉडल्स हैं, वो जितने हमारे एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, वो कोई भी ब्लेमिश क्रीम, गोरा होने या रंग साफ करने का क्रीम नहीं लगाते हैं। उनके स्किन के लिए उनके लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप उनके सलून में जाएंगे, उनके जो बड़े बड़े गाड़ियों में वो रहते हैं, उनके घर में जाएंगे, तो उनके डाइटिशियन होते हैं, उनको उबले हुए खाने खिलाते हैं, फल खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उनका एक अपना जिम टाइम होता है, एक्सरसाइज टाइम होता है, और वो कभी भी इस चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। इसलिए वो इतने तरोताजा और इतने क्या कहते हैं, देयर इज अ टर्म कॉल्ड स्किन रेडियंस। अगर दर्शकों को मैं बोलना चाहूंगा, अगर ये टर्म पे आपको लाना है अपने स्किन को, जिसको बोलते हैं स्किन रेडियंस, तो आपको मेरे बताए इस नुस्खे पे ही चलना होगा, जो बहुत खर्चीले नहीं है, कोई सिंथेटिक नहीं है, नेचुरल वे है, और आप अपने स्किन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। सबका स्किन टाइप अलग होता है, तो स्किन केयर में स्किन टाइप अगर अलग है तो सबका केयर भी अलग अलग होगा। किसी का स्किन ड्राई होता है तो किसी का ऑयली होता है, किसी का कॉम्बिनेशन होता है। तो सर, इस बात का कैसे ख्याल रखें कि किस स्किन टाइप को कौन सा स्किन केयर ज्यादा सूट कर रहा है? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। जैसा कि आपने बोला कि स्किन टाइप दो तरह से हम इसको कर सकते हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, एक मेथड बताया, ड्राई स्किन है या बहुत ऑयली स्किन है या मिक्स स्किन है, या फिर हम स्किन के कलर के हिसाब से उसको 1 2 3 4 करके स्किन टाइप जैसा करते हैं। आपका जो क्लासिफिकेशन है स्किन टाइप का, ड्राई स्किन, मिक्स स्किन या ऑयली स्किन, अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप
इसका मतलब है कि या तो पानी कम पी रहे हैं, या तो आपको अंदरूनी कोई प्रॉब्लम है, या फिर नेचुरल में ही आपका कोई स्किन ड्राइनेस का कंडीशन है। तो आप इंटरनली मॉइस्चराइज करें। पानी युक्त जो भोजन होते हैं जैसे फल, सब्जी और पानी, ये तीनों का सेवन प्रचुर मात्रा में करें। और एक्सटर्नली मॉइस्चराइज रखें, जो मॉइस्चराइजर लगाएं तो वो ध्यान रखें कि वो क्रीम बेस रहे। आपका स्किन अगर ड्राई है तो वो क्रीम, जैसे मॉइस्चराइजिंग क्रीम आता है, मॉइस्चराइजिंग लोशन आता है, तब आप उसको क्रीम बेस लगाएं। और अगर आपका स्किन बहुत ही ऑयली है तो आपको स्वतः कुछ भी मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है। आप मैक्सिमम अगर फेस की अगर हम बात करें तो आप फेस वॉश कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा भी फेस वॉश नहीं करना चाहिए, उससे और ड्राइनेस बढ़ता है। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको खाने के प्रति बहुत ध्यान देना है, आपको ऑयली प्रोडक्ट बहुत कम कर देना है। चूंकि अभी सर्दियों का मौसम आ गया है, तो सर्दियों के मौसम में कैसे स्किन केयर करना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा, ये रिलेवेंट सवाल है अभी मौसम के हिसाब से। देखिए, सर्दियों के मौसम में अगर हम बच्चों के लिए बात करें तो उनको जो ऑयल की ऑयलिंग होती है, मालिश होती है, वो करें। खास करके हम लोग बोलते हैं कि जो मस्टर्ड ऑयल है उसको अवॉइड करें। इसके अलावा कोकोनट ऑयल थोड़े जम जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि सर्दियों में उसको अवॉइड करें, या फिर उनको ऑलिव ऑयल लगाएं, या आलमंड ऑयल लगाएं, या किसी अन्य तरह का, जैसे कि बच्चों के लिए अलग अलग तेल आता है, आप वो लगा सकते हैं। अगर हम वयस्कों की बात करें, टीन एज की बात करें, उनके स्किन बहुत एक्नी प्रोन स्किन होते हैं। इस समय हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा अंदर में संरचना चलती रहती है, तो बहुत सारे जो मॉइस्चराइजर आते हैं उसको बोलते हैं नॉन कॉमेडोजेनिक या नॉन एक्नीजेनिक मॉइस्चराइजर। तो दर्शक ये जाने कि नॉन कॉमेडोजेनिक यानी कि ऐसा जो मॉइस्चराइजर जिसमें कि एक्नी होने का चांस, उससे होने का चांस कम है, ये मॉइस्चराइजर मार्केट में उपलब्ध है, आप वो ले सकते हैं खोज करके। या फिर अगर हम बुजुर्गों की बात करें जो उम्र के साथ उनका जो स्किन है वो ड्राई हो जाता है, तो हम लोग एक बहुत ही कॉमन चीज बोलते हैं विंटर क्रीम, हम लोग कभी नहीं बोलते हैं विंटर लोशन। तो इसको हमेशा ध्यान रखें, विंटर में लोशन नहीं लगाएं, आप हमेशा क्रीम लगाएं जी। इसके अलावा अगर हम बालों की बात करें तो बहुत देर तक आप बालों को भींगा नहीं रखें, उसको बालों को अगर आप सुखा लें नेचुरल वे में तो अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा हेयर ड्रायर का प्रयोग नहीं करें। इसके अलावा बहुत लोगों को आदत होता है कि सर्दियों में बहुत देर तक आप गर्म पानियों से नहाते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर ऑफ स्किन ऑफ द बॉडी है वो लॉस कर जाता है। तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाए, और बहुत ज़्यादा आप देर तक नहीं नहाए। सर्दियों में एक चीज़ और देखा जाता है खासकर महिलाओं में, कि वो धूप में बैठना बहुत पसंद करती हैं। तो जिनको पिगमेंट डिसऑर्डर है, जैसे मिलाज्मा, आम भाषा में इसको हम छाई बोलते हैं, अगर इन महिलाओं को अगर वो धूप में हम उनको बैठा देंगे तो उनका छाई और बढ़ जाएगा। तो आप अवॉइड करें, और सर्दियों में जितना आप कम बैठें या ऐसे जगह बैठें कि आपको छना हुआ धूप मिले, लेकिन फिर भी आपको वो तो रेडिएशन होता है, आपको लगेगा ही, तो आप सनस्क्रीन लगा के बैठें। बिल्कुल, अगला सवाल हमारा यही होने वाला था कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सनस्क्रीन सिर्फ गर्मियों के मौसम के लिए है या फिर सर्दियों में भी यूज किया जा सकता है? नहीं, ये सारे चीज डिपेंड करते हैं कि आप अल्ट्रा वायलेट से कितना एक्सपोज हो रहे हैं। अगर सर्दी हो या गर्मी हो, अगर आप धूप में ज्यादा जा रहे हैं, बाहरी काम ज्यादा कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे कि आपके सामने कंप्यूटर सिस्टम है, लैपटॉप है, मोबाइल है, एलईडी ट्यूब बल्ब, ऐसे आप शोरूम में काम कर रहे हैं, तो आपको सनस्क्रीन मस्ट है। और आज तो मोबाइल के ज़माने में हम लोग ने इस धूप को अंदर ले आया है, अल्ट्रावायलेट लाइट को अपने गाल के बहुत समीप ले आया है। तो आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। बट एक बहुत बड़ी भ्रांति है या मुश्किल भी है आम दर्शकों के लिए कि वो सनस्क्रीन का चयन कैसे करें। जी। देखिए, सनस्क्रीन जो होता है वो बहुत तरीके का होता है, बहुत तरह का आता है। पहला तो मैं बोलूँगा कि अगर जिनको अगर एक्नी है, मुहासे हैं, पिंपल्स आते हैं, तो उनके लिए अलग से सनस्क्रीन आती है, नॉन कोमेडोजेनिक और जेल बेस्ड सनस्क्रीन आती है। जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए सनस्क्रीन लोशन बेस आएगी, और जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए सनस्क्रीन क्रीम बेस आएगी। अब एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम कौन सा एसपीएफ जो बोलते हैं, जी। सन प्रोटेक्शन फैक्टर उसको बोलते हैं, कैसे उसका चयन करें। तो ये जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है ये एसपीएफ 15 से शुरू होता है, एसपीएफ 15, 15 और एसपीएफ 100 तक आपको मिल जाता है। बट मेरी मानिए तो एसपीएफ जो 15 है वो लगभग 92% सन प्रोटेक्शन फैक्टर आपको देता है।
और SPF 100 जो है वो 98 टू 98 पॉइंट समथिंग 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 प्रोटेक्शन, यानी कोई भी सनस्क्रीन आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है। यानी कि टोटल जो डिफरेंस है 15 SPF टू 100 SPF, आपको लगभग 7 से 8% का ही अंतर है। लेकिन अगर हम SPF 100 को भी गलत ढंग से लगाएंगे तो आपको वो और खराब प्रोटेक्शन देगा, और अगर SPF 15 को भी अगर अच्छे ढंग से लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन देगा। अब सनस्क्रीन लगाने का जो तरीका है वो ये तरीका है कि आप जैसे हरभजन सिंह क्रिकेट के मैदान में एक लंबा सा लेयर व्हाइट कोट लगाते थे, क्योंकि इसका नाम ही है सनस्क्रीन, स्क्रीन मतलब पर्दा, यानी स्किन के ऊपर एक पर्दा जैसा लेयर होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं है। मैं अपने दर्शकों को कहूंगा कि जब आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो आप एक उंगली में ले करके और एक हल्का सा एक थिक लेयर लगा ले, और उसको रगड़े नहीं, ये कोई क्रीम नहीं है, और उसको छोड़ दे 15 से 20 मिनट, स्किन में वो स्वतः एब्जॉर्ब कर जाएगा और तब आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर आप इस तरह से नहीं लगाते हैं तो बहुत ज्यादा का SPF का, चाहे वो 100 ही क्यों SPF नहीं हो, आपको बहुत कम प्रोटेक्शन देने वाला है। ये कोई क्रीम नहीं है, ये सनस्क्रीन है, और उसको एक लगाने की अपनी विधि है। अगर आप मानेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। और अगर चेहरे पे दाग धब्बे होने शुरू हो जाएं तो क्या करना चाहिए? देखिए, दाग धब्बे अगर महिलाओं की बात करें तो दाग धब्बे जनरली प्रेगनेंसी के बाद आपको हो सकता है, कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण हो सकता है। कुछ दाग धब्बे आपके अपने द्वारा बुलाए गए रहते हैं, बहुत अर्ली एज से हम कॉस्मेटिक शुरू कर देते हैं, और कुछ दाग धब्बे किसी बीमारी के कारण हो सकते हैं। इन सभी कारणों में एक चीज तो है कि पहले अपने जो निकटतम चर्म रोग विशेषज्ञ हैं उनसे मिले। अब आपके चर्म रोग विशेषज्ञ हम कैसे चुने, क्योंकि अभी गली गली मोहल्ले में हर आदमी अपने आप को एक चर्म रोग विशेषज्ञ मानता है। कोई क्वालिफिकेशन है या नहीं है, वो चर्म रोग विशेषज्ञ लिख के देख लेता है, और हम बोर्ड पढ़ के जो दर्शक है, आम आदमी वो समझता है कि अच्छा ये तो चर्म रोग के डॉक्टर ही होंगे। मैं दर्शकों से आग्रह करता हूं कि अगर आप चर्म रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो आप उनसे पूछिए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने किस चीज में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपने क्या डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी और लेप्रेसी में आपने ये पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, क्या आपकी डिग्री नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है, जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परिषद है, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। और इसके अलावा जिसमें MD डर्मेटोलॉजी DVL, डिप्लोमा DVL या DMB डर्मेटोलॉजी या DVL, इन तीनों के अलावा कोई भी डिग्री है किसी के पास तो वो मान्यता नहीं है, वो चर्म रोग विशेषज्ञ नहीं है। वो कुछ और हो सकते हैं लेकिन चर्म रोग विशेषज्ञ वो नहीं है, तो उनसे आप इलाज ना कराएं, क्योंकि जो तकनीक, जो पढ़ाई, जो विद्या, जो सिस्टम में हम लोग को ट्रेनिंग मिलती है उस पूरे समय के लिए, वो एक अलग तरह की होती है। बाकी लोगों के पास वो ट्रेनिंग नहीं हो सकती है। और हम लोग, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं कि जब केस खराब हो जाता है तो लोग, पेशेंट हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर इसको आप ठीक कर दीजिए, और हमारे पास गारंटी मांगी जाती है। लेकिन तब तक ये बहुत देर हो जाती है, और हम जो आपका स्किन है वो परमानेंट डैमेज हो जाता है, और हमें बहुत अफसोस से पेशेंट को बोलना पड़ता है कि भाई अब आपका स्किन ठीक नहीं हो सकता है। अब मैं मूल सवाल पे आता हूं, ये जो आप जो चेहरे पे दाग धब्बे हैं वो बहुत सारे कारणों से हो सकता है। धूप में बैठने से हो सकता है, आपके ऑक्यूपेशन से हो सकता है, मोबाइल ज्यादा देखने से हो सकता है, या कोई दवा आप खा रहे हैं उसके कारण हो सकता है। अगर ऐसा है तो आपको पहला चीज करना है कि अपने स्किन को ज्यादा घरेलू उपचार या किसी दवा दुकान से ट्रीटमेंट करने के बजाय आप उसको छोड़ दें और अपने निकटतम चर्म रोग विशेषज्ञ से मिले। चर्म रोग विशेषज्ञ के यहाँ आप एक चीज और पूछ सकते हैं कि IADVL के मेंबर है कि नहीं। ये IADVL क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट, जो हमारी अखिल भारतीय चर्म रोग, यौन रोग और कुष्ठ रोग की जो संघ है, संस्थान है, ये इसका एक वेबसाइट है IADVL का। आप जा करके अपने डॉक्टर का IADVL के वेबसाइट पे नाम को भी चूज कर सकते हैं, क्या वो एक रजिस्टर्ड डर्मेटोलॉजिस्ट है कि नहीं है। सर एक और सवाल है मेरा कि लोग घरेलू उपचार ज़्यादा करते हैं, जैसे बेसन, हल्दी लगा लिया, दही के साथ कुछ लगा के मिला के लगा लिया, क्योंकि ब्राइटनेस चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, स्किन मास्क बनाते हैं, तो क्या ये सब सेफ है लोगों के लिए? देखिए, मैं किसी पद्धति या किसी चीज के हम लोग अगेंस्ट नहीं है, बट हम लोग एक को क्या बोलते हैं उसको, आधुनिकता पे जो बेस
ये है, हुँ। मॉडर्न मेडिसिन पे हम लोग काम करते हैं और हम लोग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे काम करते हैं, जो हमें पता है कि ये हम क्या दवा दे रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट है और इसका क्या साइड इफेक्ट है। ये जो आपने बताया कि घरेलू उपचार के लिए, इसकी जो उपचार होती थी ये तब बनी थी जब हमारे पास वैसी साइंस नहीं थी। अब मैं दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा कि आंखों पर खीरा कुकुम्बर रखने से कोई फायदे नहीं, आप उसको खाइए। बालों में आंवला लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, आप उसको खाइए, उसमें विटामिन सी है, आपका स्किन और हेयर तब ज्यादा फायदा करेगा। अगर आप बेसन को खाएंगे, प्रोटीन जाएगा, तो स्किन और हेयर वो भी फायदा करेगा। आप ये जो दही, बेसन, अंडा, ये तरह तरह की जो चीजें हैं, ये खाने की चीज है, आप इसको खाइए, आपको ज्यादा फायदा करेगा, आपका स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा रहेगा। आप महज एक मानसिक संतुष्टि दे रहे हैं कि हमने ये ट्रीटमेंट कर लिया, हुँ, हम घी लगा लेंगे हुँ, तो ऑब्वियस है घी से थोड़ा गाल चिकना हो जाएगा, स्किन हुँ, आपका चिकना हो जाएगा, बट उसमें आपको कोई फायदा नहीं दे रहा। आप अंडा लगा लेंगे तो थोड़ा फेन बन जाएगा, हुँ, थोड़ा सा सिल्कीनेस आ जाएगा, बट वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और कभी कभी हमने देखा, खासकर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, वो ये बात है कि आप जो एलोवेरा करके जो आजकल चल रहा है, जी। बहुत ज्यादा प्रचार चल हुँ, रहा है और हुँ, एक हुँ, हाइप बना हुआ है हुँ, एलोवेरा का। हुँ, हुँ, एलोवेरा की बहुत सारी प्रजातियां होती है और सब प्रजातियां आपके स्किन या सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। मैं मार्केट में, मेला में कभी जाता हूं, देखता हूं किसी दुकान पे कि तरह तरह के एलोवेरा के प्रिपरेशन मौजूद है, लेकिन वो आपके हार्ट को क्या असर कर रहा है, आपके किडनी को क्या असर कर रहा है, आपके स्किन को क्या असर कर रहा है, ये हमें पता नहीं है। और हमें बाद में पता चलता है, अरे ये व्यक्ति तो कुछ नहीं करता था, किसी तरह का कोई एडिक्शन नहीं करता था, इसको फलाना बीमारी हो गया, इसका किडनी खराब हो गया। आखिर क्यों ऐसा होता है? ये इन सब जो नॉन एविडेंस बेस्ड हम लोग दवा करते हैं जी। उसके कारण होता है। तो दर्शकों, आप सजग हो जाइए कि जो मॉडर्न मेडिसिन, जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है, उस उपचार में हम कोई कार्य नहीं करेंगे। हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि आप मिनिमम मेडिसिन पे जाइए, मैक्सिमम बेनिफिट में जाना चाहते हैं तो आप अपने विशेषज्ञ चिकित्सक से मिले, वही आपका सही उपचार करेंगे। कुछ लोग स्किन व्हाइटनिंग क्रीम का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट यूज़ करने से उनके स्किन में फेयरनेस आएगा, व्हाइटनिंग आ जाएगी, तो क्या ये सुरक्षित है? अ, देखिए, मैं इसका जवाब इस तरह से शुरू करना चाहता हूं कि ब्यूटी क्या चीज है। हुँ, ब्यूटी हम उसको कहते हैं, क्या गोरा होना ब्यूटी है, अच्छा दिखना ब्यूटी है, चेहरे पे अच्छी चमक ब्यूटी है? ब्यूटी ये चीज नहीं है। सुंदरता जो है वो आंतरिक होनी चाहिए। सुंदरता आपके भाषा से होना चाहिए, सुंदरता आपके विचार से होना चाहिए, सुंदरता आपके व्यवहार से होना चाहिए, सुंदरता आपके नॉलेज से होना चाहिए। सुंदरता ऐसा होना चाहिए जो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़े, लोग खुद ब खुद आपसे महसूस करें। ब्यूटी और सुंदरता इसको कहना है। मैं आम जन को इस पे बहुत स्ट्रेस देता हूं कि किसी के काले होने से, किसी के गोरे होने से वो सुंदर या अच्छा नहीं हो जाता है। सुंदरता आपके आंतरिक इसमें होना चाहिए। दूसरा चीज, मार्केट में जो तरह तरह के व्हाइटनिंग क्रीम या ब्लेमिश क्रीम है, वो क्रीम हो सकता है अच्छा हो, बट आपके स्किन के लिए नहीं अच्छा हो सकता है। ये कौन तय करेगा कि ये मेरे लिए स्किन? ये आपके डॉक्टर, जो विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, जो एनएमसी मान्यता प्राप्त डिग्री लिए हुए हैं, जिसमें वो चर्म रोग की डिग्री लिए हैं, या वो आईएडीवीएल के मेंबर है, आपके वो डर्मेटोलॉजिस्ट तय करेंगे कि ये ब्लेमिश क्रीम आपको जरूरत है कि नहीं है। बहुत सारे केस में हम देखते हैं कि महिलाएं दवा दुकान से लेकर के, उन अपने डॉक्टर के पैसे नहीं देना चाहते या किसी कारण से उनको लगता है कि वहां ज्यादा खर्च हो जाएगा, वो दवा दुकान से लेकर के और कुछ कुछ क्रीम लगाते रहते हैं और उसमें स्टेरॉइड युक्त होता है। वो आपके स्किन को पूरा डैमेज कर देता है। शुरुआती दौर में तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि भाई देखो, ये तो हुँ, हुँ, 100-200 रुपए का ही क्रीम है, लेकिन ये बहुत गोरा मुझे कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब आप उस क्रीम को कभी बंद कर देते हैं तो आपके चेहरे पे दाने होने लगता है, चेहरा वापस काला होने लगता है या ज्यादा ही काला होने लगता है। और एक समय के बाद जब वो दवा लगाने से जो आपका स्किन है वो एट्रोफी होने लगता है, पतला होने लगता है, और तब चेहरा आपका धीरे धीरे गुलाबी दिखने लगता है। तब जो दर्शक जो भी ये चीज करते हैं उनको लगता है कि वाह, बैठे बैठे अब तो मुझे मेकअप करने की जरूरत नहीं है, चेहरा गुलाबी लग रहा है। ये एक खतरे की घंटी है, आप इससे सजग हो जाएं। और कुछ दिन के बाद वो चेहरा आपका थोड़ा लाली की तरफ चला जाता है। इसका मतलब है कि आपका जो स्किन है और भी पतला होते जा रहा है। अब जब भी जो वो व्यक्ति या महिला ये क्रीम को बंद करता है तो वापस दाने या कालापन या अजीब तरह का एक स्किन हो जाता है। तो जो महिला या व्यक्ति है उनको ये लगता है कि
वो जो क्रीम है वही एक अच्छा क्रीम है, बाकी सब क्रीम अच्छा नहीं। ये एक तरह का स्टेरॉइड एडिक्शन हो जाता है और आप इसको तुरंत बंद करें, या बंद करने से पहले अपने निकटतम चर्म रोग विशेषज्ञ से मिले जिनको एनएमसी मान्यता प्राप्त डिग्री है और वाईडीवील के मेंबर है। आप उसके सही इलाज करवा सकते हैं। स्किन रिलेटेड खान-पान से भी जो समस्याएँ हैं वो दूर होती हैं? खान-पान भी सही करने की ज़रूरत है? हाँ, अब मैं आपके क्वेश्चन को और थोड़ा बढ़िया कर देता हूँ। खान पान से क्या स्किन पे असर पड़ता है? जी हाँ, एकदम खान पान से स्किन पे असर पड़ता है, क्योंकि हम जो खाते हैं वो एक फैक्ट्री में जाता है और फिर डिफरेंट ऑर्गन और ब्लड सप्लाई में चला जाता है और उसका हमारे सेहत पे डायरेक्ट असर करता है। जैसे हम नमक ज्यादा खाएंगे तो बीपी की बीमारी और बढ़ सकती है, शुगर ज्यादा खाएंगे तो उस तरह से शुगर बढ़ सकता है। उसी तरह से त्वचा में जो मेजॉरिटी केस में देखा गया है कि अगर हम चुप पानी का हुँ। सेवन कम करेंगे तो स्किन ड्राई हो जाएगा, साग सब्जी और प्रोटीन डाइट कम कर देंगे तो बालों पे असर कर सकता है, अगर आप न्यूट्रिशन पूरा और जो डाइटिंग करते हैं उन लोग कर सकते हैं तो स्किन पे झुर्रियां आ सकती हैं, बाल आपके झड़ने लग सकते हैं। और अगर हम मीठा, चॉकलेट, आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, तले हुए पदार्थ, फास्ट फूड, चाइनीज फूड अगर ये ज्यादा खाते हैं तो देखा गया है कि उन बच्चों में या तो मोटापा हो जाता है या फिर उनको पिंपल्स ज्यादा आते हैं। जो लोग दूध ज्यादा लेते हैं उनको पिंपल्स ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि दूध नहीं पीना चाहिए, जिनको ज्यादा पिंपल्स आ रहे हैं उनको दूध नहीं पीना चाहिए, उसकी जगह पे क्या लेना चाहिए, उनको पनीर लेना चाहिए, छेना लेना चाहिए। तो आप ये कर सकते हैं। बहुत लोगों को बहुत खान पान चीज से एलर्जी होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, जिनको एलर्जी है उनको वो पदार्थ नहीं खाना है। बाकी बच्चों में आजकल देखा गया है कि मोटापा बहुत बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है, तो उनको बहुत सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो देश है वो डायबिटीज का एक तरह से कैपिटल है पूरे वर्ल्ड का, सबसे ज्यादा डायबिटीज है। तो मोटापा बढ़ रहा है तो आप बहुत सारी बीमारियों को, हृदय रोग के, स्किन के, डायबिटीज को, बहुत सारे आप लोगों को बुला रहे हैं। तो आपको एक्सरसाइज की जरूरत है, आपको नियमित अपनी डाइट को नियमित करने की जरूरत है और एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में आपको अपना डेली लाइफ स्टाइल। तो ये जो लाइफ स्टाइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कैसे सोते हैं, साउंड स्लीप 6 to 8 आवर्स लेते हैं कि नहीं लेते हैं, आप एडिक्वेट वाटर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आपका खान पान का तरीका क्या है, आप कब खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, आप कौन सा स्किन केयर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी एक समस्या जो आज की डेट में है वो समस्या ये है सोशल मीडिया का एंट्री। ये जो सोशल मीडिया अभी एंट्री कर गया है, आप देखेंगे कि इन्फ्लुएंसर द्वारा आपको तरह तरह के चीज लच्छेदार भाषा में हुँ। आपको तरह तरह के प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है। आपको रातों रात या तो गोरा किया जा सकता है, रातों रात आपको एनिमेशन करके आपको बाल उगाया जा सकता है, और आपको बहुत सुंदर सुंदर युवक और युवती मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे अपने लच्छेदार भाषा से कि ये जो बता रहे हैं यही सही है। उनका नाम ही है इन्फ्लुएंसर। वो अपनी भाषा से, एक्शन से, आपके अपने हाव भाव से आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उनको आपको ऐसा लगाएंगे, ऐसा बताएंगे कि वो बहुत पढ़े लिखे। बट हु इज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? मैं किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, बट जो चिकित्सा पद्धति में एक जो बहुत ही खराब प्रचलन चल गई है, जो अनक्वालिफाइड लोग हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, उनको कंपनी वाले सब पैसा देते हैं कि आप मेरे प्रोडक्ट को बताइए। वो युवक युवती बैठ जाते हैं कैमरे के आगे और वो बताते हैं कि देखिए ये जो प्रोडक्ट है, ये जो आपके जो चिकित्सक ये जो मॉलिक्यूल दे रहे हैं, इससे आपका बाल आपको जिंदगी भर खाना पड़ेगा, इससे आपको बाल चला जाएगा, कभी ठीक नहीं रहेगा। उसके कुछ देर के बाद कुछ ही मिनटों में बताएंगे कि देखिए ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इससे आपके बाल को ये फायदा है, ये फायदा है। तो आप जो असली दवाई है उसको छोड़ करके वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं कि जो नकली दवाई है उसको आप ले लें। उसी तरह से बहुत सारे लेजर ट्रीटमेंट, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स जो सोशल मीडिया में दिखाया जाता है कि टक 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 कर देते हैं और देखते हैं कि काला जो एकदम ऊपर से किया हुआ स्किन है वो अचानक से गोरा हो जाता है। मैं दर्शकों को बताऊंगा कि कोई भी ट्रीटमेंट में आपको मैजिक नहीं मिल सकता है। ये सब आपको दिखाया जाता है बट रियलिटी में कुछ और होता है। तो आप सोशल मीडिया को देखिए जरूर, बट उसको सच मत मानिए, क्योंकि ना तो वो आपका किताब है, न चिकित्सीय विज्ञान है। वो एक तरह का समझिए कि एक तरह का मूवी चल रहा है। जो आप मूवी देखते हैं कि एक्टर और एक्ट्रेसेस रहते हैं वो अपने चीजों को बता रहे हैं, एक तरह का एडवर्टीजमेंट चल रहा है। आप उसके चक्कर में नहीं पड़े।
अपने निकटतम चर्म रोग विशेषज्ञ से मिले जिनके पास एनएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री है या फिर वो आईएडीवीएल के मेंबर हैं। धन्यवाद सर। तो आपने सुना हमारे साथ डॉक्टर विकास संकर थे जो स्किन केयर के ऊपर बहुत अच्छे से हमारे साथ बातचीत की और आपके तमाम सवालों के जवाब दिए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ वॉच न्यूज़ के हेल्थ टॉक प्रोग्राम में। धन्यवाद।